3 बार वंदना नमन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में सामने मैं नमन करता हूँ और इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, संचालक महोदय मान्यवर अशोक कुमार बौद्ध जी और इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे प्रोफेसर आर.सी. धीमान साहब तथा अन्य जो भी प्रदेशों से सचिव, महासचिव और जितने भी हमारे साथी जुड़े हों, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देखिए आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सोमवार का दिन है आज संविधान वाचन हमारे विद्वान साथी प्रोफेसर आर.सी. धीमान साहब करेंगे। तो मैं कार्यक्रम चालू करने के लिए मेरी ओर से पूरी अनुमति है। आप कार्यक्रम विधिवत चालू कराइए माननीय अशोक कुमार बौद्ध जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय डॉक्टर आर.सी. धीमान साहब को निवेदन करता हूं कि वो आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। माननीय आर.सी. धीमान साहब। धन्यवाद। मैं आज की जो संविधान की वेबिनार है उसको बिना पीपीटी के आज आरंभ करूंगा और आज जो है हम लोग आर्टिकल 131 पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश, और माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एवं आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय ऋषिपाल रवि जी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार राज्य, एवं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे माननीय अशोक कुमार बौद्ध जी, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और मैं आर.सी. धीमान, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, कानपुर। जैसा कि मैं अपने सभी वेबिनार में डिक्लेरेशन करता हूं कि मैं भारत के संविधान पर पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूं और भारत के संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिना किसी धर्म, मूल, वंश, जातीय, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव किए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का समर्थन करते हुए राष्ट्र हित में, भारत के हित में, भारत की जनता के हित में और भारत की जनता के विधिक ज्ञान की वृद्धि के उद्देश्य से बिना किसी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ को लिए मैं निःशुल्क
राष्ट्र हित में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से कानून का ज्ञान यानी संविधान का ज्ञान प्रदान करने का काम करता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि संविधान के द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना है जिसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय इत्यादि प्रदान करने का जो उद्देश्य भारत के संविधान ने भारत के लिए निश्चित किया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति में एक अपना अमूल्य योगदान करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। तो पिछले सोमवार को अनुच्छेद 130 के ऊपर चर्चा हुई थी और आज अनुच्छेद 131 पे चर्चा होनी है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के संबंध में है। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार है वो कहाँ तक विस्तारित है, तो इस संबंध में है। उच्चतम न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद 131 में स्पष्ट किया गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए क्या क्या जो है पावर देगी। पहली कि भारत सरकार और एक राज्य या अनेक राज्य ये जो भारत की सरकार है वह या किसी राज्य के बीच में कोई विवाद डिस्प्यूट होता है। पहला पॉइंट है अनुच्छेद 131 में कि भारत की सरकार और किसी राज्य, एक राज्य हो या अनेक राज्य हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट जब होगा तो वहां पर इनकी अधिकारिता होगी का पहला पॉइंट है। दूसरा कि भारत सरकार और राज्य या अनेक राज्यों के बीच में कैसे कि जैसे पहला पॉइंट ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ हो गई और जो है स्टेट गवर्नमेंट एक तरफ हो गई और किसी मुद्दे पे इन दोनों के बीच में विवाद हो गया। अब विवाद क्या हुआ, लीगल ही होगा, संविधान के आर्टिकल के ऊपर होगा, संविधान का शासन है, तो उस मामले में पहले पॉइंट के आधार पर उच्चतम न्यायालय को डिस्प्यूट को सॉल्व करने की अधिकारिता होगी। दूसरा पॉइंट है कि केंद्र की सरकार हो और उसके साथ एक या दो राज्य जुड़े हो, कि भाई जैसे कि मान लो कि केंद्र की सरकार है और उस सरकार के साथ 2-3 राज्य उसकी पॉलिसी पर सहमत है या 10-15 राज्य उसकी पॉलिसी पर सहमत है और
बाकी के राज्य असहमत हैं। तो ये केंद्र की सरकार और राज्य उसके साथ जो जुड़े हैं, जो उसकी पॉलिसी से सहमत है, और अन्य राज्य जो एक या अनेक राज्य हैं, इनके बीच में जब डिस्प्यूट होगा तब भी अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में अंतर क्या है? पहले पॉइंट में सिर्फ केंद्र की सरकार है अकेली, और विपक्ष में है राज्य की सरकार, इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में क्या हो रहा है? केंद्र की सरकार और उसके साथ जुड़े हुए अन्य राज्य जो सहमत है पॉलिसी से, जो लॉ बना है उससे सहमत है, और अन्य राज्य जो असहमत है, उनके बीच में जब डिस्प्यूट होगा तब भी सुप्रीम कोर्ट को डिस्प्यूट को सॉल्व करने की अधिकारिता होगी। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में जब लीगल डिस्प्यूट खड़ा होगा, अभी लीगल डिस्प्यूट को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो भी जो है अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। अभी पहले पॉइंट में मैं ये समझा रहा हूँ कि अधिकारिता तीनों बिंदुओं पर किसके पास होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जब केंद्र की सरकार और राज्यों के बीच में विवाद होगा तो अधिकारिता उच्चतम न्यायालय के पास होगी। केंद्र की सरकार और उसके साथ जुड़े हुए राज्य एक पक्ष, दूसरा पक्ष अन्य राज्य के बीच में जब डिस्प्यूट होगा तो भी अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। और जब स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट होगा तो भी अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। ये है अधिकारिता का मामला। अब जो डिस्प्यूट शब्द है विवाद, विवाद क्या होता है? सबसे पहले हम विवाद शब्द को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्प्यूट? डिस्प्यूट परिवार में भी होता है, भाई भाई में होता है, हर जगह होता है। जब हितों का संघर्ष चालू होता है तब विवाद खड़ा होता है। हित, हमारा हित, उनका हित, हितों के संघर्ष को विवाद कहते हैं। परंतु यहाँ पर जो डिस्प्यूट की बात हो रही है वो विधिक, लीगल डिस्प्यूट की बात हो रही है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट से आशय है विधिक या तथ्य से संबंधित विवाद, यानी कानून ऐसा जिसके ऊपर एक स्टेट सहमत है और दूसरा स्टेट असहमत है। स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट हो गया। कानून ऐसा जिसके ऊपर केंद्र सरकार सहमत है और स्टेट सरकार असहमत है, वो डिस्प्यूट हो गया। और बीच का पॉइंट था कि ऐसा कानून जिसके ऊपर केंद्र की सरकार और उसके साथ कुछ स्टेट सहमत है और कुछ स्टेट नहीं सहमत है, वो डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट जब होगा तब अधिकारिता कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये तो हो गई अधिकारिता। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो है, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, इस शासन करने के लिए, देश चलाने के लिए 3 अंग होते हैं। एक विधायिका होती है,
जिसमें लोकतंत्र के माध्यम से जनप्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं चुन करके, और ये विधायिका के लोग बहुमत के आधार पर एक दल सरकार बनाता है। वह सरकार के लोग मंत्रिमंडल कहलाते हैं, और वह मंत्रिमंडल कार्यपालिका हो जाता है। प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब कार्यपालिका है, और उस कार्यपालिका के मुख्य चीफ राष्ट्रपति हैं। तो विधायिका एक तरफ हो गई, कार्यपालिका एक तरफ हो गई, और न्यायपालिका तीसरा पहलू है जिसका काम है न्याय करना। अब न्यायपालिका के पास सिर्फ न्याय की ही शक्ति नहीं है, वह कानून का अर्थ भी समझाती है, निर्वचन भी करती है, इंटरप्रिटेशन भी करती है। सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर रहा हूँ, बाकी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, न्यायपालिका का हिस्सा है। तो ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, और इन तीनों अंगों पर कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, सुपरमेसी ऑफ लॉ। विधायिका से भी संविधान बड़ा है, कार्यपालिका से भी बड़ा है संविधान, और न्यायपालिका से भी संविधान बड़ा है। लेकिन संविधान में क्या लिखा है ये न्यायपालिका बताती है। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें भारत रत्न भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया, और उन्होंने भारत का संविधान लिखा। He was the chief architect of Indian Constitution. बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बाबा साहब ने लिखा। ऐसा बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, और विधि शास्त्री भी कहते हैं, और किताबों में भी लिखा है, और मेरा भी यही मानना है कि दुनिया के सबसे महान विधि शास्त्री बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में अहम बोला जाती है। और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सा संविधान बनाया। लेकिन उस संविधान का अर्थ जब तक बाबा साहब जीवित थे, पार्लियामेंट में एक एक आर्टिकल को समझाते थे। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इस शब्द पर ये बहस, इस शब्द पे ये बहस, इस शब्द पे ये बहस, आर्गुमेंट एक एक शब्द पे वो करते थे। He was the greatest jurist of the world। पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है उसका इंटरप्रिटेशन करने का वास्तविक अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को है, न्यायालय को है। तो अगर बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस होते, हाई कोर्ट में होते, तो भारत के संविधान का इंटरप्रिटेशन करना और आसान हो जाता। भारत की जुडिशरी में एक से एक विद्वान न्यायाधीश है, परंतु मैं बाबा साहब जैसे विद्वान
symbol of knowledge, great juristic जैसे व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होने की अनुकंपा करता हूँ। ऐसी प्रार्थना करता हूँ नेचर से कि ऐसे न्यायाधीश जो है वहां पर हो, ताकि संविधान का इंटरप्रिटेशन जो है बेहतर से बेहतर ढंग से किया जा सके। तो न्यायपालिका में जाने का जो रास्ता है वो है लॉ ग्रेजुएट होना, और लॉ ग्रेजुएट यानी एलएलबी करने के बाद तीसरे को क्वालिफाई करना, और दूसरा है एडवोकेट के रूप में 10 साल की प्रैक्टिस करना, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट में एज एडवोकेट देना। कॉम्पिटिशन होता है कि जो है 10 साल की प्रैक्टिस, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट के लिए कॉम्पिटिशन होता है, और वो क्वालिफाई करके लोग जाते हैं। बाकी जो कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए वो है। ये एक रास्ता है न्यायपालिका तक पहुंचने का। ऐसा ही समझ लो कि एक पति, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार भरा पत्र लिखे, जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखा, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, परंतु पत्नी अनपढ़ और उसको पढ़ने में असमर्थ है, तो क्या कभी वो समझ पाएगी कि उसके पति ने उसको कितना प्रेम भरा पत्र लिखा है? मुश्किल है। अगर वह किसी पड़ोसी से पढ़वाती है तो वो जिस तरह से उसको पढ़ेगा उसी तरह से वो उसको समझेगी। तो कुछ इसी तरीके से संविधान को भी आप समझिए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों जगह पर समता से बंधुता न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले विद्वान उच्च कोटि के विधि शास्त्री जब आएंगे क्वालिफाई करके और वहाँ पहुंचेंगे, तब जाकर के वास्तविक रूप से कानून का राज एस्टेब्लिश होगा। सिर्फ सरकार बना लेने से मुझे नहीं लगता है कि जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। संविधान बनाने तो सरकार बनाने से परिवर्तन होता है, लेकिन सरकार बता ये तो देखिए ना 31 में क्या लिखा है, 131 में अधिकारिता। अगर केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के बीच में विवाद हो तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। भारत सरकार और राज्य, और दूसरी तरफ राज्य हो तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। तो फिर कैसे? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की which open all the locks of your problems। काफी हद तक सही है, परंतु इससे भी आगे सोचने की जरूरत है। अलग अलग जगह पे अलग अलग बात हमने कही है, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उद्देश्य से पूर्ण करना लक्ष्य है। अब हम साइटेशन देते हैं, ये बात इसलिए कही मैंने क्योंकि जब बात जानने वाले लोग बुद्धिस्ट हैं वो अहिंसा को पसंद करते हैं, समता को पसंद करते हैं, स्वतंत्रता को पसंद करते हैं, न्याय को पसंद करते हैं, मानवता को पसंद करते हैं। और इस देश के अंदर मनोवाद मानो एक समान की विचारधारा के आधार पर काम करते हैं।
तो अच्छे लोग अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में आते हैं तो भारत देश से बहुत अच्छा देश हो जाता है और यहाँ पर संविधान का राज्य हो जाता है। पॉइंट पे आता हूँ। तो ये जो अनुच्छेद 131 है, इसकी गंभीरता को देखते हुए मैंने बात कही है। अब मैं एक साइटेशन देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक जो है कानून बना, उस कानून को बोलते थे क्या बोलते थे? CAA। इससे सभी लोग परिचित हैं। CAA बड़ा बवाल हुआ पूरे देश के अंदर जब का बना। अभी तो का बना, जब बना तो उसका मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब भारत सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों के संबंध में उनकी नागरिकता से जुड़ा हुआ एक कानून बनाया गया, तो भारत में उसे चैलेंज किया गया। देश की जनता को कानून पसंद आया और देश की ही जनता को वो कानून पसंद नहीं आया। देश की जनता दो भागों में बट गई, कहीं पर धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं कुछ होने लगा समर्थन में और कहीं विरोध में होने लगा। तो अब जो का बना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस के विरुद्ध केरल सरकार 15 जनवरी 2020 के अनुसार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अनुच्छेद 131 के तहत केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अनुच्छेद 131 के तहत केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब 131 संविधान का अनुच्छेद है और उच्चतम न्यायालय को केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट जब खड़ा हो जाता है तो उस पर फैसला करने का अधिकार है। तो केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 10 जनवरी से नागरिकता संशोधन अधिनियम अमल में आ गया। बना भाई, अमल में आ गया, भारत की पार्लियामेंट में बना, बहुमत से पास हुआ, राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया, अमल में आ गया। 10 जनवरी से नागरिकता संशोधन अधिनियम अमल में आ गया। राज्य सरकार इस कानून को लागू करने से इनकार कर रही थी। जो सरकार थी राज्य की, वो इसको लागू करने से इनकार कर रही थी। ठीक है, आपने बनाया, परंतु हम इसको लागू नहीं करेंगे अपने राज्य में। क्यों नहीं करोगे भाई? केंद्र की सरकार ने पूछा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि केरल की सरकार ने कहा कि यह कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है। यानी कि यह जो आर्टिकल है वो संविधान विरोधी है। ये जो आपने आर्टिकल में कह रहा हूँ, सॉरी, जो ये CAA है वह संविधान विरोधी है और संविधान विरोधी आचरण तो कोई नहीं कर सकता, सुपरमेसी ऑफ लॉ है।
संविधान सबसे बड़ा है, जो संविधान में लिखा वही होगा। तो ठीक है, फिर क्या क्या विरोध है, एक्सप्लेन इट इन द कोर्ट। आपको कैसे लगता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संविधान के विरोध में है? तो उन्होंने उसमें कुछ तर्क रखे। पहला तर्क ये रखा था कि भारत के संविधान में, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, कि भारत के संविधान में जो 42वां संशोधन किया गया था, 42 अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट में धर्मनिरपेक्षता शब्द डाला गया था प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो भारत के संविधान का उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में एक उद्देश्य और निहित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और वह उद्देश्य था धर्मनिरपेक्षता। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसे ही धर्म निरपेक्षता कहते हैं। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंसर्ट किया गया था। ये धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है, CAA। एक पॉइंट ये रखा, मतलब दिस एक्ट इज अगेंस्ट द secularism which is described in preamble of India, and it is inserted by the 42 amendment, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये डाला गया, उसके खिलाफ है CAA। दूसरा, ये जो धर्मनिरपेक्षता है, यह संविधान का बुनियाद है। इट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एक कार होती है, एक एक कमरा होता है, कमरे के 4 पिलर होते हैं जिसके ऊपर छत टंगी होती है। आजकल तो जो मॉडर्न स्टाइल में पहले 4 पिलर बनाते, फिर छतें बना देते और फिर दीवारें खींचते हैं। तो ये जो है धर्मनिरपेक्षता एक पिलर है। इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसके विरुद्ध नहीं जाया जा सकता। और ये जो CA है वो संविधान के बुनियादी ढांचे पंथ निरपेक्षता के खिलाफ है। एक पॉइंट ये रखा उन्होंने। दूसरा, संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनके भी खिलाफ है ये CAA। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर माना है। फंडामेंटल राइट भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, और उसके खिलाफ भी जो है नहीं जाया जा सकता। और ये जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 है, 21 है और 25 है, इसके खिलाफ, ये 3 आर्टिकल के खिलाफ है ये जाकर के CAA। इसलिए इसको हम चैलेंज करते हैं। अब समझने की बात यह है कि कैसे हम मान लें कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है। एक्सप्लेनिंग, तो आर्टिकल 14 को समझना होगा।
फिर हम जाकर के समझ पाएंगे कि सीए में ऐसा क्या कमाल हो गया जिसकी वजह से आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो गया, आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो गया, ऐसा केरल सरकार ने कहा। तो आर्टिकल 14 पे नजर डालते हैं पहले है। और आर्टिकल 14 से पूर्व आप लोग की जानकारी के लिए अभी 20 मिनट बाकी है, कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग की जानकारी के लिए हम एक बात और बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 13 ही वह जो है महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद है जो न्याय जो है स्टेट को यानी कि कानून बनाने के लिए एक गाइडलाइन जारी करता है। आर्टिकल 13 जो है भारत की जो पार्लियामेंट है, जो विधायिका है, उसको कानून बनाने के लिए एक गाइडलाइन जारी करता है, एक और सीमित करता है, एक दायरे में रखता है। तो आर्टिकल 13 कैसे दायरे में रखता है? आर्टिकल 13(1) में लिखा हुआ है कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले, इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त वो समस्त कानून, यानी भारत में लागू वो समस्त कानून शून्य होंगे अगर वह संविधान के मूल अधिकार के खिलाफ, संविधान के मूल अधिकार के खिलाफ है ऐसे कानून, तो उनका स्टेटस 0 होगा। यानी संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो बना, तो उससे पूर्व जितने भी भारत के अंदर सैकड़ों हजारों साल से सड़ी गली रीति रिवाज है, विधियां, कानून, सबको 0 कर देता है आर्टिकल 13(1). उसका स्टेटस 0 हो गया, खत्म हो गया। अगर उसका कोई भी एक शब्द, कोई भी भाव जो है मूल अधिकारों के खिलाफ है तो 0 हो गया। मूल अधिकार के खिलाफ नहीं जा सकता कोई भी कानून, 0 है। दूसरा आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 यानी मूल अधिकार में दिए गए अधिकारों को छीनती हो। यानी कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों को छीन ले। वो जो हमारे मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, उनके खिलाफ सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो इन अधिकारों को छीन ले। 12 से 35 तक के बीच के मना कर दिया है बिल्कुल सरकार को, विधायिका को, स्टेट को। अब ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हो, संविधान मना करता है। और अगर ऐसी कोई कानून अनजाने में बन जाती है, यानी कोई ऐसा कानून बन जाता है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक इतना पार्ट भाग 3 में दिए गए अधिकारों को न्यून करता या छीनता है, उतना भाग शून्य होगा, उतना भाग शून्य होगा। यानी कि जो विधायिका है, उसको, स्टेट है, उसको कानून बनाने की शक्ति तो दी गई, लेकिन यह असीमित शक्ति नहीं है कि जो मर्जी आए करो, जो दिल में आए करो, जो मन में आए करो। नहीं, आप सिर्फ
वो करो जो संविधान इजाजत देता है। और संविधान भाग 3 में दिए गए अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार संसद को या विधायिका को नहीं देता है। और गलती से अगर बन जाए तो जितना भाग गलत है उसको काट के अलग कर दिया जाएगा, 0 होगा उसका स्टेटस। ये अनुच्छेद 13 कहता है। अब केरल सरकार इसी आधार पर कह रही है कि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 25 का उल्लंघन हुआ। अब आर्टिकल 14 क्या? आर्टिकल 14 ये कहता है कि the state shall not deny any person to equality before law or equal protection of laws within territory of India। यानी राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहने का मतलब है कानून की नजर में राजा और रंक बराबर है, और कानून राजा और रंक को बराबर संरक्षण देगा। नजर में बराबर होना और संरक्षण में बराबर होना, ये आर्टिकल 14। और किसकी नजर में? स्टेट की। स्टेट कौन है? सरकार। एक बात ये कि इसका उल्लंघन हो गया भाई, सरकार के द्वारा ऐसा कानून बना दिया गया जिसकी वजह से भेदभाव हो गया, ऐसा आरोप केरल राज्य ने लगाया। आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन shall be deprived of his life and liberty except the procedure established by law। यानी जो जीवन जीने का अधिकार है वह आर्टिकल 21 में प्रदान किया गया है। और कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके प्राण एवं दैहिक अधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मना करता है। यानी लीगल, यानी जो प्रक्रिया है विधिक होनी चाहिए। और 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन तीनों अनुच्छेदों के आधार पर केरल राज्य ने CAA को चैलेंज किया और कहा कि यह जो CAA है वह आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और प्रियम्बल के अंदर जो सेकुलरिज्म है उसकी भावना के खिलाफ है, इसलिए असंवैधानिक है। और इस असंवैधानिक CAA को हम लागू नहीं करेंगे। उसने और क्या तर्क दिया कि यह कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक के तौर पर उत्पीड़न झेल रहे लोगों के लिए है। धार्मिक, जो धार्मिक धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, कहाँ पे? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग वहाँ रहते हैं। और दूसरे धर्म के लोग जैसे कि बौद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया,
सिख हो गया, पारसी हो गया, हिंदू हो गया, ये वहाँ पे अल्पसंख्यक है। इनकी मात्रा मुस्लिम समाज की अपेक्षा कम है। तो ये जो अल्पसंख्यक हैं, इनके ऊपर धर्म के आधार पर उत्पीड़न होता है। अब यहाँ पे तथ्य का विषय है कि धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न होता है, तो धर्म के आधार पर उत्पीड़ित अल्पसंख्यक लोग को इस सीए में बेनिफिशियल बनाया गया, परंतु उन्हीं देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो शिया हैं और अहमदिया हैं, उनको इस सीए का लाभ नहीं दिया गया, जबकि वो भी अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक रूप से उनका भी उत्पीड़न होता है। तो कानून की नजर में सब बराबर हैं और कानून सभी को समान संरक्षण देता है, तो फिर बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, हिंदू है, इनको अल्पसंख्यक के आधार पे जब बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर शिया और अहमदिया को अलग क्यों रखा गया? एक सवाल है कि बेसिक ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, इनको भी शामिल किया जाए, कानून इन्हें बराबर का संरक्षण दे, क्षमता होनी चाहिए, समानता दिखनी चाहिए। दूसरी बात, श्रीलंका के तमिल, नेपाल के मधेसी और अफगानिस्तान के हजारा समूह का भी जिक्र किया गया कि भाई जब एक ऐसा कानून से ये बन ही रहा है और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उसका बेनिफिट दिया जा रहा है, जिनको धर्म के आधार पे जो है उत्पीड़न हो रहा है, तो फिर श्रीलंका के तमिलों को क्यों नहीं लाभ दिया जा रहा है और नेपाल के मधेसियों को क्यों नहीं लाभ दिया जा रहा है? अफगानिस्तान के हजारा समूह का भी इसमें जिक्र किया गया। तो ये तो भारत की जो पार्लियामेंट है, यहाँ बनाती है कानून, तो कहाँ कहाँ के अल्पसंख्यकों को कवर करती है, जिनके ऊपर धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, ये पार्लियामेंट को देखना है। पार्लियामेंट की विधिक शक्ति क्या है, कहाँ की उसकी संप्रभुता कहाँ तक गई है, वह उसकी क्या, उसकी संप्रभुता कहाँ पर है, ये पार्लियामेंट को देखना है। और इसके बाद जो है केरल सरकार ने ये भी कहा है कि लोकतंत्र की मूल भावना यानी आत्मा के खिलाफ है। सीए के खिलाफ 60 याचिकाएं आई और इसको चैलेंज किया गया। चैलेंज करने का जो ग्राउंड था वो मैंने आप लोग को बता दिया कि जो डिस्प्यूट था आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है और आर्टिकल 25 के अगेंस्ट है, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। इट वाज ए डिस्प्यूटेड रीजन, लीगल डिस्प्यूट। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच यह विधिक मामला था। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता के अंतर्गत गया एंड सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है 131 के अंतर्गत कि आप इस पर निर्णय करिए। तो यहीं पर ये अधिकारिता का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया सुप्रीम कोर्ट की, और यहीं पर जो है हमारा आज का अनुच्छेद 131 का लेक्चर समाप्त होता है। और मैं एक अपील जो है करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब को मानने वाले लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया।
बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया, ये बहुत खुशी की बात है और इस पे हम फख्र करते हैं। आई प्राउड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छी बात, गर्व करना चाहिए और ये गर्व की बात है और पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है। परंतु बना देने से काम चलेगा नहीं चलेगा। एक हलवाई एक बेहतरीन भोजन का निर्माण करता है, लेकिन अगर उसको बांटने की जिम्मेदारी जिनके हाथ में है, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो बेहतरीन भोजन का क्या मतलब है? कुछ लोग भूखे रह जाएंगे और कुछ लोग घर ले जाएंगे। कुछ लोग भूखे रह जाएंगे और कुछ लोग घर ले जाएंगे बांट के खाना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो वितरण प्रणाली है उस पर नियंत्रण नहीं है। जब तक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण नहीं होगा, व्यंजन चाहे जितना स्वादिष्ट बनाया जाए, वितरण प्रणाली अगर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद करती है, तो कुछ लोग भूखे रह जाएंगे, खाना चाहे जितना अच्छा। इसलिए वितरण प्रणाली पर भी कंट्रोल होना चाहिए। कहने का मेरा आशय ये है कि विधायिका के अंदर जाने के लिए लोगों के वोटों की जरूरत होती है और वोटों को पाने के लिए नोटों की जरूरत होती है और नोटों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये तो पूरे देश के लोग, MP, MLA, MLC सब बनना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति बनना चाहता है। अच्छी बात है, बनिए। परंतु ये जो सुप्रीम कोर्ट है 131 का पावर रखता है, वहां पर जब तक आप नहीं बैठेंगे, जब तक आप LLB नहीं ठीक से करेंगे, तब तक आपके अंदर अच्छे वकील, बाबा साहब ने जो कहा था, अच्छे वकील का मतलब क्या है? जिनकी शकल शाहरुख खान जैसी हो, हैंडसम हो? नहीं। जिनके पास बहुत पैसा हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करके बहुत पैसा कमा लिया, बहुत अच्छे वकील हो? नहीं। ऐसे अधिवक्ता जिनके पास संविधान की बेहतरीन नॉलेज है, जिनके पास LLB की किताबों की बेहतरीन नॉलेज है, 27 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनके वो मास्टरों स्पेशलाइजेशन हो, पूरी नॉलेज हो, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट पर अपना नियंत्रण कर सके। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट पर अगर जो है संविधान वादियों का नियंत्रण होता है, क्वालिफाई करते, तो बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि डिस्प्यूट तो सॉल्व नहीं इससे होना है और यही लोग प्रमोट होकर के वहाँ पे भी जाएंगे। और अगर विधायिका और न्यायपालिका का नियंत्रण होता है तो कार्यपालिका तो आपके हाथ में रहेगी। इस तरीके से तीनों अंगों पे नियंत्रण जब तक नहीं होगा, तब तक संविधान का शासन वास्तव में नहीं आएगा, क्योंकि जो है वास्तव में संविधान का शासन लाने के लिए जरूरी है कि सुपरमेसी ऑफ लॉ हो, संविधान की सर्वोच्चता हो। लेकिन लोग संविधान को जलाते हैं। दिल्ली में संविधान जलाया गया, संविधान का अपमान करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध काम करते हैं, यानी संविधान का उल्लंघन करते हैं, संवैधानिक जो उपबंध है उनके विरुद्ध काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कानून का राज कैसे स्टैब्लिश होगा? वास्तव में तो इक्वलिटी होनी चाहिए,
सुपरमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए और अंतःकरण के आधार पर कानून की इज्जत करने की भावना होनी चाहिए, खासतौर से संविधान की। जैसे कुरान शरीफ, जैसे रामचरित मानस, जैसे बाइबल, जैसे अन्य धर्म ग्रंथों को मंदिर, मस्जिद, चर्च में पढ़ाया जाता है, बच्चा बच्चा जानता है, सीखता है, उसी तरीके से संविधान की शिक्षा भी इन्हीं मस्जिद में भी होनी चाहिए संविधान की शिक्षा, और मंदिर में भी संविधान की शिक्षा होनी चाहिए, और गुरुद्वारे में भी होनी चाहिए, और चर्च में भी होनी चाहिए। अगर इन 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 जो है धार्मिक स्थलों को संविधान की शिक्षा देने के लिए कानून बना दिया जाए कि नहीं, आपको संविधान भी पढ़ाना है, और हर हफ्ते में एक बार जो है सारे भक्तों को जो है संविधान पढ़ना पड़ेगा। संविधान के विषय में भी वहाँ जानकारी दी जाए, प्रियम्बल के विषय में बताया जाए, एक कंपलसरी कानून बना दिया जाए कि नहीं आपको करना है। तो संविधान के विषय में बहुत जल्दी जान जाएंगे। और संविधानवादियों से मेरा यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सब इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो चैनल है उसके अंदर जो स्पीचेस है उसको शेयर करें, ताकि देश के लोगों को कम से कम इसी माध्यम से संविधान की जानकारी प्राप्त हो जाए। जो लोग कम से कम सोशल मीडिया से जुड़े तो 50-50 लोगों को अगर शेयर कर दें तो फिर वो कर जाएगा। और मेरी तो एक जो है पोस्ट 50,000 से ज्यादा जो है शेयर हुई है, मेरे पास आया है। तो बाबा साहब और तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैंने तो एक जगह शेयर की थी, 50,000 से ऊपर चली गई। तो अगर कोशिश करी जाए तो देश को साक्षर किया जा सकता है, कानून की जानकारी दी जा सकती है, और ऐसा तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है जिसमें जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर ऐसे वकील तैयार किए जाए जो की कंपटीशन क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। उन पर मेधावी छात्रों को जो है ढूंढा जाए जिनमें बुद्धि बल है, जिनमें क्षमता है पढ़ने की, और ऐसे लोगों को जो है इकट्ठा करके उनको प्रमोट करके उनको स्पेशल जो है कोचिंग दे करके और उनको स्पेशल संपर्क स्वतंत्रता बंधुता की जानकारी दे करके और उनको जो है ऐसे कंपटीशन में उतारा जाए। उसमें से अगर हम ऐसे जो है 10,000 लोगों को उतारते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग क्वालिफाई करके आएंगे और और नया होगी। इसी के साथ मेरी बात जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आशीर्वाद साहब। आपने आज अनुच्छेद 131 के बारे में विस्तार से बताया और कई सारे एग्जाम्पल दिए, जिसमें सबसे अच्छा तो केरल का ही था, कैसे उन्होंने उस केस को लड़ा, क्या क्या तर्क दिए। बहुत ही विस्तार में गए हैं आप आज। जम्मू से हमारे सर ने भी अभी एक मैसेज डाला कि आज बहुत ही अच्छा आपने बात रखी है संविधान के बारे में। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को वक्तव्य के लिए बुलाना चाहता हूँ। माननीय ऋषिपाल रवि साहब उत्तराखंड से हैं, महासचिव है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और प्रभारी भी है बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के। माननीय ऋषिपाल रवि साहब। सर आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, सभी साथियों को पुनः एक बार मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों देखिए, हमारे प्रोफेसर आरसी धीमान साहब के द्वारा जो संविधान की इतनी सूक्ष्म बारीकियों से यानी कि हम लोग को अवगत कराया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के कौन कौन से अधिकार थे, कितने कौन से अनुच्छेद में क्या है। फिर दूसरी चीज है कि इतनी बारीकी से हम किताबी अध्ययन से वो नॉलेज प्राप्त नहीं होगी, जो कि आरसी धीमान साहब पता नहीं कितनी मेहनत करते होंगे और वो छोटी छोटी चीजों को इतने बहुत अच्छे ढंग से
बड़े सरल ढंग से, यानी कि जैसे कि बच्चे को समझाया जाता है उस प्रकार से समझाते हैं, जो कि पूरा यदि ध्यान से सुना जाए तो पूरी जो है उसकी नॉलेज हो जाती है और याददाश्त से जो है वो चीज़ नहीं हटती है। तो मेरा तो यही आग्रह है कि हम अधिक से अधिक संख्या में संविधान वाचन जिस दिन हो, या जो भी हमारे आरबीएम के माध्यम से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, यदि अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों को जोड़ें तो इन सब का ज्ञान उन्हें उन्हें बगैर किसी उसके, यानी कि बगैर पैसा खर्च किए, बगैर किसी मेहनत के जो है वो उन्हें मिल जाएगा। केवल उन्हें केवल 1 घंटे का समय देना होगा। तो चूँकि हमारे आरबीएम के जो संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर भारती जी हैं, मैं तो उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी अच्छी-अच्छी यानी कि उनके दिमाग की खोज देखिए। हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी का भी आभार कि उन्होंने जो है ये प्रोफेसर आर.सी. दीवान जी के द्वारा जो ये इतनी बारीकी से संविधान की जानकारी, कानून की जानकारी हम लोगों को बताई जा रही है। वाक़ई में ये जो है इसका कोई मोल नहीं है और ये किताबी ज्ञान से हम लोग नहीं सीख सकते। तो इनका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम यही प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में हम अपने साथियों को जोड़ें ताकि उन लोगों को ये जानकारी मिल जाए। और अधिक ना कहते हुए उन्हें सभी को मेरा एक बार साधुवाद और धन्यवाद देते हुए, और विशेषकर हमारे प्रोफेसर आर.सी. दीवान के हम बहुत-बहुत आभारी हैं और उन्हें बहुत-बहुत साधुवाद कि वो जो है अपना अमूल्य समय निकाल कर हमें ये सब जानकारी देते हैं, जो कि संविधान के बारे में मैं समझता हूँ कि यदि डेली देखते रहें, जैसे-जैसे सोमवार आता है, तो हमें जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीकियों से जो है हम संविधान की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद और पुनः सभी को एक बार मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय प्रिंसिपल साहब। अभी हैंड रेस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संयोजक माननीय डीपी प्रसाद गोलिया साहब। कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि उनका माइक अनम्यूट कर दिया जाए। माननीय डीपी गोलिया साहब, उन्होंने हैंड रेस कर रखा है। नहीं है, हटा लिया है। और हमारे साथ संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब जुड़े हुए हैं। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो आज के संविधान 131 अनुच्छेद 131 के बारे में कुछ बात रखें। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत आभार माननीय प्रोफेसर आर.सी. धीमान साहब का। आज की अध्यक्षता की हमारे राष्ट्रीय महासचिव ऋषिपाल रवि साहब ने, उनका भी बहुत बहुत आभार। संचालन किया हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव अशोक बौद्ध साहब ने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से जितने साथी जुड़े हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और निवेदन ये करता हूं कि ये अनमोल ज्ञान है, अनमोल ज्ञान है और इसकी शुरुआत माननीय आर.सी. धीमान साहब के द्वारा की गई है। तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और जो आरबीएम इंडिया हमारा न्यूज चैनल है जिसपे ये रिकॉर्ड होता है प्रोग्राम, तो इसको भी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि संविधान के प्रति लोगों में चाहत पैदा करना, संविधान के आर्टिकल, उनके नियम कायदे कानूनों को जानना, ये हमारी जरूरत है। छोटे से संसाधन के माध्यम से हम सब लोग मिलजुल कर आर.सी. दीवान साहब के माध्यम से इसे कर पा रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की, विस्तार करने की जरूरत है, ऐसी मैं अपील करता हूं। और सभी साथियों से मैं बुधवार को सुबह 7 बजे जो हमारा बुद्ध और उनके धम्म का वाचन होता है उसमें जुड़ने के लिए भी निवेदन करता हूं। और इसके साथ साथ लुम्बिनी का समय अब बहुत नजदीक आता जा रहा है। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक हमारा वहां प्रोग्राम है और उसका टाइमिंग है 12 अक्टूबर को 12 बजे वहां को पहुंचना होगा। 2 बजे से लंच के बाद हम लोग सभी का परिचय और विधिवत कार्यक्रम शुरू कर देंगे।
और 15 चलेगा, 14 चलेगा, नहीं सॉरी 13 चलेगा, 14 चलेगा, 15 को चलेगा, सुबह लेकर 16 को बहुत जल्दी प्रोग्राम को समाप्त कर देंगे। और काफी विशेष अच्छे उसमें इस बार बिंदुओं पे हमें चर्चा करनी है। जो प्रेस नोट अखबारों के लिए हमने सेंटर ऑफिस से बनाकर भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो सभी जिम्मेदार साथियों से मेरा ये निवेदन है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में मीडिया का भरपूर सहयोग लें और उसी के आधार पर वो सब प्रिंट मीडिया अखबार में भी दें, न्यूज चैनलों में भी दें, छोटे छोटे चैनलों में भी दें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने वीडियो बनाकर आप लोग डालें, ये मैं आपसे अपील करता हूं। और पुनः एक बार फिर आरसी धीमान साहब का बहुत बहुत आभार और नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज समय हो चुका है और आज अच्छी बातें हुई हैं, इसलिए समय का भी पता नहीं चला और सभी का आभार। हम अब समापन की ओर चलते हैं। सभी के